बिजनेस स्टडीज में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक और एस्पेक्ट है जिसके ऊपर आपको काम करना होगा, वो है आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स। बहुत सारे बच्चे याद करते हैं, समझते हैं, लिख के प्रैक्टिस करते हैं। बिजनेस स्टडीज पढ़ने का तरीका सबका अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और कीवर्ड्स को आप लोग याद करते ही हो। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने, मैं कहूंगा अगर आप 90 प्लस टारगेट कर रहे हो, 95 प्लस टारगेट कर रहे हो अपने बीएसटी के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं एक टॉपर की आंसर शीट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अपने आंसर्स को कैसे लिखना है ये समझने में, और अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएं बीएसटी के अंदर ये समझने में। तो बच्चों ये वीडियो बिल्कुल उसी के ऊपर डेडिकेटेड है। आज आपको मैं एक टॉपर की आंसर शीट दिखाने वाला हूं, और कैसे इस बच्चे ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, कैसे लिख के आया है ये बच्चा अपनी आंसर शीट में, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि इस बच्चे ने क्या किया है, पीछे से आंसर्स को लिखना शुरू किया, यानी कि 6 नंबर वाले क्वेश्चंस को इस बच्चे ने पहले उठाया है। और यहां पे देखिए सिंपल लिखा हुआ है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 31 इज, ठीक है, मतलब सिंपल लिखा। और आप देख सकते हो दो चीजें यहां पे कि कोई अलग से मार्जिन इस बच्चे ने नहीं खींची हुई है, कोई रंग बिरंगे पेन का इस्तेमाल नहीं किया है, ओनली ब्लू पेन का इस्तेमाल किया हुआ है, ब्लू डॉट पेन है जिससे इस बच्चे ने लिखा है। हैंड राइटिंग आप देख लो, अगर हैंड राइटिंग की आप लोग कहते हो ना सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, क्या उसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं? हैंड राइटिंग खराब होने से क्या नंबर कट जाते हैं? देख लो इस बच्चे की हैंड राइटिंग नॉर्मल है ना। एग्जामिनर ये कहता है, सीबीएसई बोर्ड ये कहता है कि भैया इतना लिख के आओ कि बस पढ़ने में आ जाए, बाकी हम आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। तो इस बच्चे ने क्या किया, देखो सिंपली है, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन होगा। इस बच्चे ने एक फ्लो चार्ट बनाया, सिंपल फ्लो चार्ट है, कोई अलग से इसमें सर्किल नहीं बनाया, सिंपल एरो बनाए, एक गोला बना दिया, 5 यहां पे प्रिंसिपल्स लिख दिए, ठीक है। अब इसने क्या किया होगा, इन सारे प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया होगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 1, 2 और फिर आगे देखिए 3 और 4, है ना। जितने भी इनको प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने थे, ये बच्चा जितने भी इसको याद होंगे ये करके आया होगा, ठीक है। अब देखो मानो जो है यहां पे इसने लिखा हुआ है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक सिंपल सी इसके नीचे लाइन खींची, क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज दे हेल्प टू प्रेडिक्ट व्हाट गोइंग टू हैपन। आप देख रहे हो, है ना, एक अंडरलाइन कर दी है सिंपल सी कीवर्ड्स के नीचे। एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है, एक सिंपल सा टिक लगाया हुआ है कि भैया कोई गलती नहीं है ना, सिंपल है। आगे देखो, अब इस बच्चे ने लिखा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 32 इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाते। देखिए एग्जामिनर ने आपका आंसर देखा, जैसे ही उसने कॉपी पलटी देख रहा है भैया फ्लो चार्ट बना हुआ है, मजा आ गया, एग्जामिनर को इंप्रेस हो गया वो। अब उसको समझ में आ गया कि हाँ भैया इस बच्चे को नॉलेज है। अब देखो, अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले बच्चे ने क्या पॉइंट्स लिखे हैं, ये पढ़ने से पहले जो एग्जामिनर है उसने फ्लो चार्ट देख लिया, और फ्लो चार्ट को समझ में आ गया देख के कि भैया इस बच्चे को आता है। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से होगा। 4 फैक्टर लिखे, नेचर ऑफ बिजनेस, लेवल ऑफ कंपटीशन, क्रेडिट अवेल्ड और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। और कुल मिलाकर इस बच्चे ने क्या किया, फिर उसके बाद एक एक करके सारे फैक्टर को एक्सप्लेन कर दिया। और देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, देखिए एरो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी डिक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। पहले उसने पैराग्राफ में लिखा है ना, पहले फ्लो चार्ट बनाया, फिर हेडिंग लिखी, फिर एक्सप्लेन किया, और फिर एरो करके भी बना दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज है कि भैया अपने आंसर को तुम्हें कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है। यहां पे देखो पहले पैराग्राफ लिखा, क्रेडिट अवेल टिक, वर्किंग कैपिटल डाउन, क्रेडिट अवेल रॉन्ग, वर्किंग कैपिटल अप। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, अपने कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करना है। अगला देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अगेन इस बच्चे ने क्या किया, फ्लो चार्ट बनाया। क्वेश्चन कहां से होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बतानी होगी। बच्चे ने क्या किया, अच्छा देखो बच्चे ने बहुत पन्ने नहीं भरे, है ना, आप जानते हो ना वर्ड लिमिट 200 वर्ड की होती है 6 नंबर के क्वेश्चन में, तो बच्चे ने पन्ने नहीं भरे, क्या किया, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आया है, 4 इंपॉर्टेंस यहां पे लिखा, फ्लो चार्ट बनाया, थोड़ा ऊपर गए और ऊपर जाके क्या देख रहे हैं कि भैया उसने एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, है ना, मतलब ऑर्गेनाइजिंग के बारे में 4 लाइन लिख दी। यही मैं आपसे कहता हूं, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आया है ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस से, तो पहले ऑर्गेनाइजिंग बताओ क्या होता है, पूछा नहीं क्या तुमसे ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस के अलावा कुछ और, लेकिन बच्चा मतलब यहां पे देखो क्या हो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन दे रहा है। पहले उसने डेफिनेशन दी, यही मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर और मतलब ऐसा कुछ आए तो पहले ऑर्गेनाइजिंग समझाओ, पहले प्लानिंग समझाओ, पहले स्टाफिंग समझाओ, 4 लाइन समझा दी, फिर इंपॉर्टेंस पे आ जाओ। अब देखो बच्चे ने क्या किया, है ना, बेनिफिट्स बता दिए 1, 2, 3, 4, और देख लो सारे कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर दिए, और कोई गलती नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। एग्जामिनर टिक लगाते हुए आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज, एग्जामिनर को बता रहा है भैया नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ठीक है। और आप देख रहे हो कि हर पन्ने का फुल यूटिलाइजेशन इस बच्चे ने किया हुआ है। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया होगा कंट्रोलिंग की प्रोसेस के बारे में, कोई केस स्टडी हो सकती है, केस स्टडी का सॉल्यूशन होगा कंट्रोलिंग का प्रोसेस। कंट्रोलिंग का प्रोसेस बच्चे ने प्रॉपर फ्लो चार्ट में बनाया है। वो क्या कर सकता था, क्या गलतियां आप लोग करते हो कि भाई आप लोग डायरेक्ट लिख देते हो स्टेप 1 और एक्सप्लेन कर देते हो। बच्चे ने क्या किया, ऐसा नहीं किया, उसने जो है प्रॉपर पहले फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट बना के नीचे आया, ठीक है, और फिर उसने क्या किया, एक एक पॉइंट को अपने एक्सप्लेन किया। बच्चों मैं आपसे यही कहता हूं कि बिजनेस स्टडीज में फ्लो चार्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सजाना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हैंड राइटिंग ठीक ठाक हो तो चलेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अपने वर्ड्स में लिख के आओ, किताबी ज्ञान मत लिखो लेकिन अच्छा लिखो, है ना। ये सारी चीजें मैं आपसे कहता हूं, और थोड़ा एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब एक चीज देखिए फोकस करने वाली है इस बच्चे के आंसर शीट में। कंट्रोलिंग की प्रोसेस आई है, एनालाइजिंग डेविएशन में बच्चे ने क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बिना पूछे डिस्कस किया हुआ है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको करनी है कि मतलब जो ज्ञान आपका है, अगर आपने कंट्रोलिंग के बारे में कुछ पढ़ा है, जो ज्ञान आपने अर्जित किया है कंट्रोलिंग के बारे में, क्वेश्चन आ गया है तो भर दो कॉपी में, सोचो मत कि क्या लिख रहा हूं क्या नहीं लिख रहा हूं, भर दो, ठीक है। नंबर देने वाला नंबर आपको देगा, और ऊपर आ जाइए, ठीक है। तो आप ऐसे सारे यहां पे क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हो। अच्छा यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 30, मार्केटिंग मैनेजमेंट के 4 मिक्स पूछे गए थे। तो प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेस, और फिर नीचे प्रमोशन मिक्स के बारे में बच्चे ने बताया। अब मान लो प्रमोशन मिक्स पढ़ के बताता हूं। इट रिफर्स टू एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग प्रमोशन करते हैं, और प्रमोशन के नीचे उसने अंडरलाइन मार दिया है, द जनरल पब्लिक एंड इन द मार्केट। इट इन्वॉल्व्स एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड पर्सनल सेलिंग। बच्चे ने क्या किया, देखिए समझदारी वाला काम किया है। प्रमोशन के बारे में 2 लाइन लिखी, एक्सप्लेन ज्यादा नहीं किया। उसके बाद क्या किया, प्रमोशन के एलिमेंट्स के बारे में बता दिया। अब एग्जामिनर को पता लग गया, अच्छा इस बच्चे को एलिमेंट्स भी आते हैं, भर के नंबर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर नंबर 29 देखिए इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, कुछ एडवांटेज ऑफ, अच्छा फॉर्मल इनफॉर्मल से क्वेश्चन था तो एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बता दिए, ठीक है। और एक एक करके सारे एडवांटेज यहां पे डिस्कस कर लिए। यहां पे फ्लो चार्ट बनाने की नीड नहीं थी तो बच्चे ने नहीं बनाया। अच्छा अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कंसेप्ट और मार्केटिंग कंसेप्ट के बीच में डिफरेंस बताने के लिए कहा गया था। देखिए क्या किया बच्चे ने, एक तरफ बेसिस लिखा, मीनिंग दोनों की बताई, फिर कोई लाइन नहीं खींची, बी लिखा, बी के बाद मेन फोकस बता दिया, ठीक है। फिर सी के बाद मीन्स बता दिया, फिर डी ये आ गया। आप समझ रहे हो, अगर डिफरेंस आ रहा है तो प्रॉपर लाइन खींचिए, बेसिस लिखिए, डिफरेंस लिख दीजिए। आई होप कि बचा पार्टी अभी तक आप लोग को ये आइडिया लग गया होगा कि अपने आंसर्स को कैसे लिखना है। और सबसे बड़ी बात जो खुद मैं इस टॉपर की आंसर शीट देख के मैं इंप्रेस हुआ एज ए एग्जामिनर, मैं सोच रहा हूं मतलब देख रहे हो टिक ही टिक लगाता जा रहा है, कोई गलती नहीं की है इस बच्चे ने। और मैं ये भी कहूंगा कि इस बच्चे ने अपने टाइम पे अपना पेपर खत्म किया होगा, इस बच्चे का पेपर छूटा भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसने, मैं देख रहा हूं कि भैया ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं की है, बढ़िया लिखने की कोशिश की है। तो आई होप बच्चा पार्टी की आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग का है, प्लानिंग की लिमिटेशंस का है। तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। एक एक करके इस बच्चे ने सारी चीजें यहाँ पे समझा दी हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का अगला सवाल है, वो इस बच्चे ने बता दिया है। कंज्यूमर के राइट्स पूछे गए हैं, वो इस बच्चे ने बता दिया है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, ये वाली चीजें। सभी के फंक्शन पूछे गए हैं, वो इस बच्चे ने बता दिए हैं। तो कुल मिला के मतलब ये सारी चीजें हैं कि चैप्टर कोई भी हो, एक्सप्लेन करने का अपना तरीका है। शुरुआत में इस बच्चे ने बड़े बड़े क्वेश्चंस को खत्म कर लिया है, आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एमसीक्यू से शुरुआत करने में टाइम वेस्ट होता है तो आप पहले केस स्टडी से शुरू कर लो, बाद में एमसीक्यू तक पहुंचा देना एग्जामिनर को, ठीक है। और अपने आंसर्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, और एक्सप्लेन करके हेडिंग्स पे मेन फोकस रखना, कंटेंट पे मेन फोकस रखना। और ये सब तब हो पाएगा जब आप भैया अच्छे तरीके से ना पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जब आप अपना सिलेबस फिनिश करते हो ना, जब आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो, तब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होती है। और ये कहते रहने से कि यार सर मेरे से केस स्टडी नहीं ही होती है, तो क्या करोगे, छोड़ के आ जाओगे। यू हैव नो ऑप्शंस, मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप ये कह रहे हो आज की डेट में कि सर मेरे से केस स्टडी नहीं होती है, तो भैया बहुत गलत जा रहे हो। फिर तो नहीं होती है तो नहीं होने का क्या मतलब है। फरवरी 22 तारीख को आपका पेपर है बीएसटी का, तो नहीं होने वाला वो हटा दो यार, पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस को समझना पड़ेगा। केस स्टडी उस बच्चे से सॉल्व नहीं होती है जिसने अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है। जिसने पढ़ लिया है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें। और उसके लिए भैया क्या है आपके पास, उसके लिए आपके पास है ADA 24/7 का एप्लीकेशन, और जहां पे हम सारे टीचर्स आपको क्लास 12th और CUT दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। मतलब ऐसा भी होगा ना कि क्लास 12th का पेपर देके आप CUT का पेपर दोगे, वहां भी ये सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो क्या करना है कि आपको एक बैच में एनरोलमेंट करना है, जहां पे आपको क्लासेस चल रही है, जहां पे आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जहां पे हम खुद आपको
सारी चीजें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए जो बेस्ट चीज है आपके पास वो है महापैक, ठीक है। कैसे एनरोलमेंट कर सकते हो? सिंपल है। सबसे पहले आपको जाना है, एक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन है, गूगल के प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो। ऑल कोर्सेज पे जाओ, आईडी वाईडी डाल दो अपनी, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओ। सीयूटी यूजी पे जाके आप सीयूटी कॉमर्स पे चले जाओ। और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि सीयूटी के यहाँ पे मतलब सीयूटी लिखा हुआ है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब सीयूटी का पढ़ा रहे हैं। सीयूटी एंड क्लास 12 अलग अलग नहीं है, ठीक है। आप ये देखो महापैक आपको नजर आ रहा है, महापैक पे आप जाओ, थोड़े पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, मानता हूं, है ना। और आपने कूपन कोड यहाँ पे लगाया और आप देख सकते हो कि यहां पे आपने डाला Y769 और जैसे ही आपने यहां पे, एक मिनट, जैसे ही आपने यहां पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां पे आपने डाला Y769 और जैसे ही आपने यहां पे अप्लाई कर दिया तो ये जो महापैक है ये आपको डिस्काउंट लग के मिल गया 6,711 रुपए का, है ना। तो ये आपका महापैक हो गया। अब अगर इसके फीचर्स आपको देखने हैं तो भी बहुत सिंपल है, आपको यहां पे जाना है और यहां पे आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स और वीडियोस। अब मान लो लाइव क्लासेस पे गए तो लाइव क्लासेस में मान लो तुम चले गए कि भैया हाँ मुझे सीयूटी कॉमर्स की लाइव क्लासेस देखनी है, तो यहाँ पे आपको सारी मतलब महापैक के अंदर सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, आप जाके आराम से देख सकते हो। मान लो समर बैच में आप गए, लाइव क्लासेस चल रही हैं, बिजनेस स्टडीज आपने टिक किया और यहाँ पे आपको ये देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सारी लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मान लो कंट्रोलिंग पढ़ना है तो कंट्रोलिंग बाय हर्ष सूर्यवंशी, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल गई। आइयो बच्चा पार्टी कि आप समझ चुके हैं कि टॉपर्स आंसर्स कैसे लिखते हैं। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप कमेंट कर दीजिए कि आपको और किन किन टॉपिक से वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा, जो कि आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।